नमस्कार दोस्तों, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज अपन उसी कार्यक्रम में नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं एसएससी जीडी के, जो अपन 2025 का टारगेट है। साइंस के रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ और उसी सीरीज़ में अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो पीछे एग्जाम्स में आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ रहा है कि पायस जो होता है ये अपने आप में क्या है, कोलाइड होता है। तो पायस जो कोलाइड होता है वो किस प्रकार का कोलाइड होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहली बात तो मैं आपसे चर्चा करूं तो सबसे पहला हमारे पास एक नाम आता है विलियन। एक नाम आता है विलियन जिसको अपन बोल देते हैं सॉल्यूशन। एक नाम आता है अपने पास कोलाइड और दूसरा हमारे पास आता है निलंबन। तो ये तीन हमारे क्या हैं, एक प्रकार के विलियन होते हैं, जो तीनों की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहली बात इसके बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो पहला ही क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा स्थायी है। तो हम साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं जो विलियन होता है ना वो अपने आप में क्या होता है भाई, स्थायी विलियन होता है। दूसरी बात, जो कोलाइड हैं वो भी होते तो स्थायी हैं, वो भी होते तो स्थायी हैं, और जो निलंबन है वो अपने आप में एक अस्थायी विलियन होता है। तो पहली बात तो हमें ये पता चल गया कि विलियन, कोलाइड और निलंबन तीनों में से कौन सा स्थायी है और कौन सा अस्थायी है। तो अगर स्थायी अस्थायी की बातचीत करें तो टेम्परेरी और परमानेंट, यानी कोई भी सॉल्यूशन जो होता है ना वो हमेशा, और कोलाइड जो होता है ये दोनों के दोनों परमानेंट होते हैं। इन दोनों के अंदर जो भी पदार्थ घुला हुआ है वो वापस अलग नहीं हो सकते या नॉर्मली उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, वो अपने आप में परमानेंट रहता है। लेकिन निलंबन है उसमें आप जब तक आप सेल्फ एक्टिव रहेंगे तब तक ही वो उसमें एक्टिव रहेगा, अदरवाइज वो तुरंत वहाँ से क्या हो जाएगा, अपनी विराम अवस्था में स्टॉप पोजिशन में आ जाएगा। तो इसलिए ये अपना स्थायी विलियन नहीं है। दूसरी खास बात हम कह सकते हैं निलंबन अपने आप में टेम्परेरी या अस्थायी है। तो ये तो हमें पता चल गया कि विलियन हमारे पास तीन टाइप के हैं, विलियन, कोलाइड और निलंबन। अब आ रही है बात कि पायस अपने आप में क्या है। पहली बात तो ये है कोलाइड है। क्या है, कोलाइड, यानी यहाँ ये स्थायी तो है लेकिन पायस किस किस का मिश्रण होता है या किस प्रकार का कोलाइड होता है। तो कोलाइड भी हमारे पास में अलग अलग हैं, जैसे द्रव्य से द्रव्य का, गैस द्रव्य का, या फिर ठोस द्रव्य का, तो वो अलग अलग हैं। तो उनमें से पूछा जा रहा है कि पायस क्या है। तो पायस अपने आप में कोलाइड है, और वो कोलाइड किस प्रकार का कोलाइड है। तो हम कह सकते हैं दो द्रव्यों का कोलाइड होता है, यानी द्रव्य प्लस द्रव्य का कोलाइड होता है, जिसके अंदर दो द्रव्य होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूप से विलय नहीं होते हैं। तो उस विलियन को अपन नाम देते हैं क्या, पायस कहते हैं। और इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। तो बी जो हमें कह रहा है कि द्रव्य और द्रव्य का जो विलियन होता है वो अपने आप में पायस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी से रिलेटेड ही है। तो आपके सामने एग्जाम्पल आया है दूध। दूध जो होता है, मिल्क होता है, ये किस प्रकार का विलियन है, यानी इसमें किस प्रकार का मिश्रण होता है, ये किस किस चीज़ों का मिश्रण होता है। तो हम कह सकते हैं दूध इनमें से किसका उदाहरण है, यानी पायस है, निलंबन है, फोम है या जेल है। तो दूध कोई जेली के रूप में प्राप्त नहीं होता, या ना ही कोई फोम के रूप में होता, ना ही कोई निलंबन के रूप में होता, यानी वो जम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप में एक स्थायी विलियन होता है, और स्थायी विलियन होते हैं वो तो कोलाइड होते हैं, और कोलाइड के अंदर अपने आप में पायस पाया जाता है। तो यानी दूध जो है वो किसका एग्जाम्पल है भाई, पायस का एग्जाम्पल है। यानी दूध है, क्रीम है, ये हमारे पास में, तो इनके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ये पायस के ही एग्जाम्पल होते हैं, यानी ये स्थायी होते हैं। निलंबन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और फोम या जेल जो हैं ये अलग पदार्थ है जिसमें ठोस पाया जाता है, ठोस और गैस का या फिर ठोस और द्रव्य का मिश्रण होता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है,
और हमें पूछता है कि अशुद्ध, आपके सामने क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशुद्ध जो अपने आप में कपूर है, अशुद्ध कपूर है और एक शुद्ध कपूर है, दोनों को अपने आप में शुद्ध किया जाता है। यानी कपूर जो होता है उसको शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं या कपूर को कौन से मेथड के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो आपने कहीं ना कहीं पीछे पढ़ा होगा कि हमारे पास में कपूर जो था उसके शुद्धिकरण के लिए एक मेथड आता है। तो मेथड आपके सामने यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहले इन चारों मेथड्स के बारे में सुनो। ऊर्ध्वपातन, जिसको अपन कहते हैं सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन क्या कहता है, कोई भी पदार्थ हमारे पास में किस फॉर्म में है, ठोस की अवस्था में है, और अगर उसको गर्म किया जाए तो गर्म करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से अपन उसको बोल देते हैं क्या, सब्लिमेशन। तो यानी ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाता है। दूसरी खास बात अगला आ रहा है क्रिस्टलीकरण, यानी इसको गर्म करने पर इसके क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो उस घटना को नाम दे देते हैं क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। तीसरा हमारे पास आता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में हम कहते हैं कि कोई भी 2 पदार्थ हैं तो उनको अलग करने के लिए जहाँ टेम्परेचर का क्या हो डिफरेंस हो या उनके बॉइलिंग टेम्परेचर में क्या हो डिफरेंस हो, तो उसको इससे अलग किया जाता है। तो क्वथनांक में अंतर वाले, क्वथनांक में क्या होता है, अंतर अगर होता है तो उस अंतर के लिए हम बातचीत करें तो हम कह सकते हैं कि वहाँ प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाती है। ऐसे ही भापी आसवन है, तो यानी एक पदार्थ भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा पदार्थ गैस के रूप में उड़ जाता है या फिर अपने आप में ठोस रूप में रह जाता है, तो वहाँ काम में लेते हैं। तो ऊर्ध्वपातन का विशेष उदाहरण है हमारे पास में क्या, कपूर। मैंने आपको पहले भी बताया था केमिस्ट्री में जब हमने चर्चा करी थी अवस्था परिवर्तन की, तो नाम आता है कपूर। और यहीं आता है एक और आयोडीन, यहीं आता है अपना नौसादर, जिसको अपन बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इन सब में कौन सी घटना होती है भाई, ये सब्लिमेशन या सब्लिमेटर की घटना होती है, जिसके माध्यम से अपन क्या कह सकते हैं, इन पदार्थों का पृथक्करण या आइसोलेशन किया जाता है। दूसरी खास बात क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से हम कह सकते हैं कि अपने आप में कोई भी जो सॉलिड पदार्थ होता है उस सॉलिड पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उसके क्रिस्टल बनाए जाते हैं। तो क्रिस्टल जो बनाए जाते हैं उस क्रिस्टल के द्वारा हम कह सकते हैं जो नमक हमें प्राप्त होता है पानी से, तो जो सांबर साल्ट है वहाँ अपने आप में उस सांबर के जल से ही नमक प्राप्त कर लेते हैं। तो वो कौन सी मेथड के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं भाई, वो क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हो रहा है या क्रिस्टलीकरण के द्वारा हो रहा है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन भी इसका एक मेथड है। प्रभाजी आसवन विधि ये कहाँ काम में ली जाती है भाई, प्रभाजी आसवन विधि विशेष रूप से काम में ली जाती है किसमें, कि हमारे जो पेट्रोल होता है ना, या पेट्रोल को जो प्राप्त करते हैं, तो पेट्रोल के लिए यानी कहने का मीनिंग है मेरा कच्चा तेल जिसको आप बोलते हैं, तो कच्चा तेल जो है उसको फिल्टर करने की जो प्रोसेस है वो कौन सी विधि कहलाती है, प्रभाजी आसवन विधि कहलाती है। यानी इस विधि के द्वारा इसको अलग किया जाता है। तो ये हमारी इससे बातचीत हुई शुद्ध और अशुद्ध के बारे में। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो और इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन के बारे में बातचीतें कर सकते हो। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जीवन जो है यानी लाइफ आपकी, उस लाइफ का अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब लाइफ का हमारा रासायनिक ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, यानी आपकी लाइफ क्या है, आप क्या करने वाले हैं, कैसा आपका मॉडल बनने वाला है, यानी किसी भी चीज़ का अपन कच्चा प्रमाण पत्र, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है जैसे बच्चों का पेपर तैयार किया जाता है तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है पहले एग्जाम से पहले, कि उसके अंदर क्या क्या कमियां रही हैं, क्या क्या खामियां रही हैं। जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं क्लासेज, तो इससे पहले अपन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, इसकी PPT बनाई है। तो ऐसे ही किसी भी जीव का अपने आप में जो निर्माण होता है, उस जीव के निर्माण के दौरान उसका पहले एक फॉर्मेट बनाया जाता है या बनता है, जो जिसके द्वारा अपन कह सकते हैं उसका ब्लूप्रिंट या खाका तैयार होता है। इसके माध्यम से आप बता सकते हो कि अपने आप में इसके पेरेंट्स कौन है, किस प्रकार का है, कहाँ से है, क्या कम्युनिटी है, क्या किस प्रकार से रिलेशन है इसके। तो वो सारी चीज़ें जांच करने के लिए हमारे पास में ब्लूप्रिंट कहलाता है। तो ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है,
तो आपके सामने 4 चीज़ें दिख रही हैं। डीएनए को कहा जाता है, आरएनए को कहा जाता है जीव द्रव्य या केंद्रक द्रव्य। तो इसको हम बोल सकते हैं डीएनए जो होता है ये हमारा होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा कहते हैं इसको। यानी कहने का मेरा मीनिंग है ये जो डीएनए होता है ये हमेशा न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसके द्वारा हमारे जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन जो होती है ना वो इसी के द्वारा ही होती है। आरएनए है, इसका नाम देते हैं राइबोज शर्करा। क्या नाम देते हैं? राइबोज शर्करा। ये जो राइबोज शर्करा है इसको अपन कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक काम होता है कि कोई भी अमीनो एसिड होता है उस अमीनो एसिड से बनाना है क्या? प्रोटीन। क्या बनाना है भाई? तो अमीनो एसिड से प्रोटीन जो बनने की प्रोसेस होती है ना वो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस कौन कंडक्ट करवाता है? आरएनए करवाता है। दूसरा आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को अपन एक नाम देते हैं तो इसी को ही बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं भाई? प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है? तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक छोटे डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा सबसे पहले हम देखें तो ये अपने आप में एक सेल होती है और सेल के अंदर हम चेक करें तो ये हमारे पास में सेल के अंदर का भाग है जिसको अपन नाम देते हैं क्या? केंद्रक। तो ये सेल के अंदर का भाग क्या कहलाता है भाई? केंद्रक कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। और इस केंद्रक के अंदर हम बातचीत करें तो हमारे पास में इसमें कुछ एक आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए आरएनए ये सारी चीज़ें भरी होती हैं। तो इसके अंदर जो भरा हुआ द्रव्य है उस द्रव्य को तो नाम देंगे केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, जिसमें हमारे पास क्या क्या होते हैं भाई? डीएनए होता है प्लस में आरएनए होता है। ये सारी चीज़ें इसमें भरी हुई होती हैं। दूसरी खास बात, इसके चारों ओर कोशिका के एक लिक्विड भरा होता है और वो लिक्विड जो होता है ये अपने आप में कहलाता है क्या? कोशिका द्रव्य। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य, जिसको अपन इंग्लिश में मीनिंग देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है। दूसरी खास बात, जब ये केंद्रक यानी अंदर जो केंद्रक है ये केंद्रक और इसके बाहर का ये साइटोप्लाज्म ये दोनों मिल जाते हैं तो अपने आप में किसका निर्माण करते हैं? जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। जीव द्रव्य को अपन एक बात और भी कह सकते हैं, इसको कोशिका का भौतिक आधार कहते हैं। यानी किसी भी कोशिका के लिए जो उसका फिजिकल बेस है वो कौन बनाता है? उसका जीव द्रव्य बनाता है। तो ये हमारे कोशिका का भौतिक आधार भी कहते हैं किसको? जीव द्रव्य को। लेकिन रासायनिक आधार पूछे तो हमारा होगा क्या? डीएनए आरएनए। तो इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है। डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यानी आपके जीवन में क्या है, आपका जीवन किससे बना है, आपके जीवन में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? डीएनए पे डिपेंड करती हैं। डीएनए जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है और उन गुणों को हम नाम देते हैं आनुवांशिक गुण। यानी जेनेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं आपकी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती हैं। आपके पेरेंट्स हैं, आपकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो भी अपने आप में किस पे डिपेंडेड करती हैं? डीएनए पे डिपेंड करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हमारे पास में, भारत में जो फिंगरप्रिंट है उस फिंगर प्रिंटिंग का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो ये सबको आपको पता है कि भारत में फिंगरप्रिंट का यानी आईटी का जो अपने आप में या बायोटेक का जो अपने आप में सेंटर है वो बायोटेक सेंटर कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और साइंस से रिलेटेड भी है। यानी हैदराबाद में हमारा बायोटेक सेंटर है जहाँ अपन किसी भी चीज़ का डीएनए आरएनए की जब जांच करवानी होती है या उसका वेरिफिकेशन करना होता है या उसके अपने आप में फिंगरप्रिंट वगैरह की जांच की जाती है किसी भी केस के अंदर, या सीबीआई जांच वगैरह जो होती हैं तो अपन में उसमें कहते हैं कि उसमें फिंगरप्रिंट के द्वारा उसकी पहचान की गई है। तो वो सारी बातें किसके द्वारा केंद्रित होती हैं भाई? फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा केंद्रित होती हैं और उसका सेंटर कहाँ हमारे हैदराबाद में उपस्थित है।
जिसके माध्यम से अपन इसकी जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार अपने आप में एग्जाम में रिपीट हुआ है। दिल्ली पुलिस का भी क्वेश्चन है, रेलवे का भी क्वेश्चन है, और एसएससी जीडी, तो पिछला जो क्वेश्चन था डीएनए आरएनए वो क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछा है। ये क्वेश्चन रेलवे और दिल्ली पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। अभी क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में डीएनए आया है। कौन आया है? डीएनए। और उस डीएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक यानी बेस, जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है। तो नहीं है उसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास दो शर्कराएं हैं, एक का नाम है डीएनए और दूसरी का नाम है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के अंदर दोनों में 4 बेसेस पाए जाते हैं, यानी 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। उनको याद रखने की एक ट्रिक है। डीएनए कहता है कि जब वो खुश होती है तो वो कहती है AG, क्या बोलती है भाई? AGTC, यानी वो आपको चाय पिलाने आती है। कब? जब वो खुश रहती है। खुश का मतलब डियर यानी प्रिय, बहुत ही खुश। तो इसका मतलब डीएनए में कौन कौन से क्षारक होंगे? हमारे 4 होंगे। ए एडेनिन, जी ग्वानिन, टी थाइमिन और सी साइटोसिन। ये चारों क्षारक अपने आप में किस में पाए जाएंगे? डीएनए में पाए जाएंगे। बट इसी प्रकार से हमारे आरएनए में भी अपने आप में 4 बेस पाए जाते हैं। वो 4 बेस कौन कौन से हैं तो आप जान जाओगे। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है AG, लेकिन अब वो रूठी हुई है आपसे। आरएनए का मतलब आर रूठ गया, तो यानी रूठी हुई है, तो अब वो आपसे आके बोलेगी AGUC। तुम देखो हम क्या लेके आए हम। इसका मतलब वो आपसे अब बताएगी नहीं कि मैं चाय लेके आई हूँ, वो आपसे करेगी UC, खुद देखो। इसका मतलब ए का मीनिंग आया यहाँ क्या? एडेनिन, जी का ग्वानिन, यू का यूरेसिल और सी का साइटोसिन। यानी कुल मिला के हम बातचीत करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ जो 4 क्षारक हैं उनमें से AG और C ये तो कॉमन है, बट इसमें आ रहा है U और इसमें आ रहा है T। तो क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है एक बार एग्जाम में, एसएससी CHSL के अंदर पूछा था कि डीएनए के थाइमिन क्षारक की टिकट कौन बनाता है। तो उसकी टिकट कौन काटता है? आरएनए में यूरेसिल काटता है, यानी थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल क्षारक पाया जाता है। किसमें? आरएनए में। दूसरी खास बात, ऐसे पूछ ले कि आरएनए के यूरेसिल के स्थान पर डीएनए में क्या पाया जाता है, तो हम बोलेंगे थाइमिन पाया जाता है। दूसरी खास बात, दोनों में ही AG और TC, इधर है UC। तो यानी ये 3 क्षारक अपने आप में कॉमन होते हैं, बट एक क्षारक जो है वो इनमें डिफरेंट पाया जाता है। ये जो डिफरेंट क्षारक हैं इसको याद रखना है, ये विशेष इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं डीएनए में सबसे अलग कौन है? T, और आरएनए में सबसे अलग कौन है? तो हम बोलेंगे U। अब हम बातचीत करें तो हमारे यहाँ पर आ रहा है एडेनिन, फिर कह रहा है यूरेसिल, फिर कह रहा है साइटोसिन, फिर कह रहा है इवानिन। तो डीएनए में कौन सा नहीं है? अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, डीएनए के अंदर एजेनिन भी होता है, एडेनिन, फिर ग्वानिन भी है। ये यहाँ पर ई नहीं था, ये यहाँ पर ग्वानिन ही था भाई, ग्वानिन था, तो ग्वानिन भी है, सी साइटोसिन भी है और एडेनिन भी है। तो बच गया कौन? यूरेसिल। तो यूरेसिल यहाँ नहीं आया है, यहाँ यूरेसिल की जगह डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा? थाइमिन पाया जाएगा। वही क्वेश्चन वापस रिपीट कर दिया, बस सिर्फ एक लैंग्वेज को चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर ये आपको चारों इनके आनुवंशिक जेनेटिक कोड या नाइट्रोजनी बेस अगर पता है तो आप इनको समझ पाएंगे। इसको जरूर नोट करिएगा कि डीएनए में कौन कौन से क्षारक हैं, आरएनए में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं। ऐसे ही आपसे पूछ ले तो अगली बार यहाँ पूछ सकता है कि डीएनए की जगह नाम दे देगा आरएनए, और आरएनए में कौन सा नहीं है, फिर आपको ये सारे के सारे लिख के देगा कौन से डीएनए वाला, और उस टाइम आपके ऑप्शन में एक आएगा थाइमिन, तो आप तुरंत थाइमिन को टिका देंगे कि थाइमिन जो क्षारक है वो आरएनए में नहीं पाया जाता, वो डीएनए में पाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जुगाली करने वाला जानवर है,
ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था एसएससी के अंदर भाई। तो आप आराम से देख के जान पाएंगे कि कौन सा पशु है जो जुगाली नहीं करता, या निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है या जीव है जो जुगाली नहीं करता। जुगाली का मतलब क्या होता है भाई, जब पशु खाने के बाद में वो अपने सारा का सारा जो फूड होता है उसको ले जाके कहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, स्टमक में इकट्ठा कर लेते हैं। यानी पशु खाता है ना, उस टाइम उसको पचाता नहीं है, वो सिर्फ उसको हल्का सा चबा लेता है और निगल जाता है। वो निगलने के बाद में पूरा का पूरा भोजन जाकर के स्टमक में इकट्ठा हो जाता है। अब स्टमक में वो पड़ा रहेगा, काफ़ी टाइम तक सड़ेगा। फिर सड़ने के बाद में जो ही उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसके अंदर फर्मेंटेशन की क्रिया हो रही है, तो वापस उसको जुगाड़ी के लिए छोटे छोटे बॉल या गेंद के रूप में सामान उठाता है और फिर वापस मुंह में लाता है और फिर उसको बारीक बारीक क्या करता है, चबाने की कोशिश करता है। नॉर्मली आपने अपने घरेलू पशुओं में देखा होगा। तो घरेलू पशु इनमें से देखें तो डायरेक्टली अपने को आंसर मिल रहा था कि उसका आंसर क्या होने वाला है, गाय होने वाला है। दूसरा, अगर गाय नहीं ऐसे पता चल रहा है तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ईगल है, यानी ये तो अपने आप में गरुड़ है, यानी पक्षी हो गया, जो अपने आप में जुगाड़ी करने का तो कोई काम ही नहीं है, तो दाना चुगते हैं और पचाते हैं और चले जाते हैं। दूसरी बात, लॉइन आपको दिख रहा है शेर, ये तो खुद मांसाहारी है, मांस को चीरना फाड़ना खाना ये सब काम इसका काम है, तो इसका मतलब ये तो खुद ही वो है। डॉग कुत्ता है, तो इसमें भी कोई जुगाड़ी का कार्यक्रम नहीं है। तो यहाँ हमारे पास में आता है कौन आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जिसको आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। काऊ यानी गाय जो होती है वो भोजन को एक बार खाने के बाद में पचाने के लिए उसकी जुगाली करती है। दूसरी खास बात, एक बार एसएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कुत्तों में जो है ना ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये भी आपको बताना है। कुत्ते जो होते हैं गर्मियों के दिनों में अक्सर आप देखते हो जीभ को बाहर लटका के रखते हैं और उनसे लार टपकती रहती है, हिलता रहता है। उसके पीछे रीजन है कि वो अपने आप में बॉडी का क्या कर रहा है भाई, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। तो कुत्तों में जो टेम्परेचर का कंट्रोल होता है ना वो जीभ के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इनसे रिलेटेड हुई। दूसरी जो पक्षी होते हैं इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, पंखों के द्वारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का उसका कंट्रोल किया जाता है। यानी ये पंखों के बीच में क्या भर लेते हैं, एयर ट्रैप कर लेते हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है। आपने ये भी देखा होगा, ये गर्मियों के दिनों के अंदर बार बार फटफटाते हैं, तो उसके कारण है कि बॉडी का जो टेम्परेचर उसमें हवा भर लेते हैं बीच में, ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, डाउन हो जाए। ऐसे ही सर्दियों के दिनों में भी पंखों को फटफटाते हैं सुबह उठते ही बाहर आकर के घोंसले से, कारण है उस टाइम भी एयर ट्रैप करते हैं, और एयर ट्रैप करने के कारण से एयर जो होता है
हाँ भाई, तो इसमें साउंड बीच में एक बार थोड़ा कम आ रहा था, तो दोबारा देखिए। अपन ने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जिसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी प्राथमिक सोर्स होता है। तो अपन कह सकते हैं नारंगी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूध के अंदर हमारे पास में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इमली जो होती है उसमें हमारे टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। दूसरी खास बात हमने बताई, एसिड्स के कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन था कि अम्लों का पीएच कितना होता है, तो 7 से कम होता है। और क्षारों का पीएच पूछे बेस का, तो हम बताएंगे 7 से ज़्यादा होता है। लेकिन एक बार राजस्थान पुलिस ने क्वेश्चन पूछा था कि उदासीन पीएच का मान कितना होता है, तो हमें यह भी याद रखना है न्यूट्रल पीएच होता है वो 7 होता है। तो ये हमारी बातें इससे रिलेटेड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है अभी देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताना चाह रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर पाचन की जो प्रोसेस होती है ना, उस पाचन की प्रोसेस से रिलेटेड है, जो कि आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर पाचन तंत्र होता है, किस भाग के अंदर फैट जो होती है ना उसका पाचन हो जाता है, यानी हमारी बॉडी में फैट का डाइजेशन कहाँ होता है। तो आपको याद रखना है कि फैट जो होती है ना वो हमारे पास 4 जगह आ रही हैं। स्टमक, जहाँ पेट होता है, पेट में सिर्फ भोजन का क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, और उसको पचाया जाता है, लेकिन किसी को कंप्लीट नहीं पचाया जाता, इसलिए स्टमक तो नहीं होगा। दूसरा आ रहा है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ तो डाइजेशन का कोई काम ही नहीं है, यहाँ तो बाहर जाने वाला जो कचरा होता है उसमें से जैसे मिनरल्स होते हैं और वाटर होता है। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 ही चीज़ों का, यानी लवण और जल, इस लवण और जल का अपने आप में पूर्ण रूप से अवशोषण पूछे तो आप बता सकते हो कि मिनरल और वाटर्स का कंप्लीटली अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो हम कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में या बड़ी आंत में होता है। दूसरा हमारे पास में आता है अग्नाशय, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का तो पचाने का खुद का तो कोई काम ही नहीं है, ये तो अपने आप में हमारी बॉडी की 2nd लार्जेस्ट ग्लैंड है, और इसको अपन कह सकते हैं मिश्रित ग्रंथि भी कहलाती है, और ये मिक्सर ग्लैंड भी कहलाती है ना। ये हमारी बॉडी की उभयधर्मी ग्रंथि भी कहलाती है, जिसके द्वारा एंजाइम्स भी सीक्रेट होते हैं और हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों सीक्रेट करने वाली ग्लैंड आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं इसको, अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं इसको, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं इसको, उभयधर्मी ग्रंथि भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है भाई, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया है इसने। दूसरी खास बात है, इसके द्वारा अपने आप में जो एंजाइम निकलते हैं वो एंजाइम उस वसा के पचाने में जरूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि वसा का पाचन किस भाग में होता है। आपको भाग पूछा है तो भाग कहाँ होगा, तो हम बातचीत करें तो मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको ध्यान से देखने की कोशिश करनी है आपको। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम होता है, जिसमें हम बोले मुंह से भोजन आ रहा है गले में, और गले से आकर के किसमें चला गया, आमाशय में। आमाशय के सामने कौन बैठा है, यकृत बैठा है, जिससे लीवर कहते हैं अपन। इस लीवर के द्वारा अपने आप में बाइल जूस का सीक्रेशन होता है, और यहाँ गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है। इसके जस्ट नीचे है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है, और ये जूस अपने आप में आकर के सब मिलते कहाँ हैं, छोटी आंत। तो इसका मतलब ये पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स थे वो काम कहाँ करेंगे, छोटी आंत में। तो आप समझ गए होंगे अब कि फैट का जो डाइजेशन है ना वो होता तो किसके द्वारा है, पेनक्रियाज ग्लैंड के एंजाइम्स के द्वारा होता है, लेकिन होता कहाँ है, किस भाग में होता है, तो हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके द्वारा होता है, तो हम एंजाइम का भी नाम बता सकते हैं आपको, उसका एंजाइम होते हैं ला-ए-टी। तो यानी पेनक्रियाटिक ग्लैंड के द्वारा 3 एंजाइम्स निकलते हैं, जिनमें एक का नाम होता है लाइपेज, दूसरे का नाम होता है एमाइलेज, और तीसरे का नाम होता है ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये 3 हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन के पाचन के लिए सपोर्ट करता है, एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए, और लाइपेज है वो किसके लिए, फैट के लिए काम करता है।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम से भी क्वेश्चन निकाल लेता है, ग्लैंड से भी क्वेश्चन निकाल लेता है, और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी क्वेश्चन निकाल लेता है। तो ध्यान से देखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि मानव में कितने जोड़े, और कायिक पूछ रहा है, ध्यान से सुनना है, प्रश्न में गलत होने की संभावना यहीं बढ़ जाती है कि आपसे पूछा गया है वो एक शब्द ही काम का है कि मानव में कितने जोड़े कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। तो अगर कायिक गुणसूत्र आपसे पूछा है, आपका दिल दीवाना कहेगा कि भाई साहब गुणसूत्र का नाम आया है, तो गुणसूत्र का नाम लेते पहला ऑप्शन पहली नज़र और बाली उम्र हो ही जाता है अक्सर प्यार। तो इसका मतलब हमें ये भी पता है कि प्यार पूरा कभी नहीं होता। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए टिकाया है 46, तो आपका आंसर 100% गलत है। अब ध्यान से देखना है कि आपको वो ऑटोसोम्स पूछ रहे हैं या फिर नाम दिया है गुणसूत्र का भी, कायिक गुणसूत्र, जिसे इंग्लिश का मीनिंग देते हैं ऑटोसोम्स, तो वो कितने होते हैं। तो अगर वो गुणसूत्र ही पूछता तब तो हम बता देते हैं मानव में जो गुणसूत्र होते हैं भाई हमारे, वो होते हैं कितने, 46, या मैं बोल सकता हूँ 23 जोड़ी। यानी कोई भी गुणसूत्र अपने यहाँ पर होता है ना, वो कुंवारा नहीं होता, सभी गुणसूत्र शादीशुदा हैं, वो जोड़ी के रूप में होते हैं। तो आप इनको 46 संख्या बता सकते हैं या फिर अपने आप में 23 जोड़ी या 23 पेयर्स बता सकते हैं। तो अब 23 हैं या 46 हैं, उनका भी डिवाइडेशन होता है। उनमें एक होता है कायिक, और दूसरा होता है लैंगिक। जो कायिक होते हैं उनको तो बोलते हैं ऑटोसोम्स, और लैंगिक होते हैं उनको बोलते हैं सेक्सुअल। तो हमारी बॉडी में कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के निर्माण या काया के निर्माण में ही काम आते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे लिंग के निर्धारण या उसके निर्माण में काम आते हैं कि लड़का है कि लड़की। इस बात को डिटरमाइन करने के लिए तो हमारे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछे तो आप बताएंगे 2, यानी मैं बोल सकता हूँ इसको एक जोड़ी। क्या बोल सकता हूँ भाई, 1 पेयर। और उसकी भी हम बातचीत करें तो हम कह सकते हैं अगर एक्स अक्ष है तो आप बोल सकते हो एक्स अक्ष का मीनिंग है कि साहब वो भाई साहब अपने आप में क्या है, फीमेल है, और अगर अक्ष वाई है तो वो अपने आप में क्या है, मेल है। दूसरी खास बात अगर करूं तो कायिक गुणसूत्र कितने बच गए भाई, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है 44 जो है ना वो कायिक गुणसूत्र बच गए, यानी 22, और 22 भी क्या लिखूं आगे, जोड़ी। तो इनमें से हमें दिखाई दे रहा है कि कायिक गुणसूत्र कितने होंगे, तो 22 जोड़ी होंगे, यानी 22 पेयर्स जो होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो आपका सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है। तो ये सारी बातें हमारी किससे रिलेटेड हुई भाई, आज इन क्वेश्चनों के एनालिसिस से रिलेटेड हुई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इनको साझा कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, कि अगर आप कोई टॉपिक विशेष से क्वेश्चन चाहते हो तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसका भी सॉल्यूशन यहाँ करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।